एसपीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो अपना टॉपिक है यहाँ पे धारा जनित्र। धारा जनित्र का मतलब होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहेंगे? धारा जनित्र कहते हैं। देखो धारा जनित्र को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दूसरा है इसमें दिष्ट धारा जनित्र। दिष्ट धारा जनित्र प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा जनित्र के द्वारा दिष्ट धारा बनाई जाती है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा जनित्र के द्वारा दिष्ट धारा उत्पन्न की जाती है। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? कि ऐसी धारा जिसकी दिशा या परिमाण समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, उस धारा को क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ऐसी धारा जिसकी दिशा या फिर परिमाप समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, उस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। दूसरा आता है इसमें दिष्ट धारा, यानी कि इसमें धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है। धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है। परिभाषा के रूप में देखो तो ऐसी धारा जो समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। देखो यहाँ पे धारा की दिशा समय के अनुसार परिवर्तित हो रही है और इसके अंदर धारा की दिशा समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। अब देखो अपना यहाँ पे मेन आता है पहला प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसके अंदर परिभाषा बतानी एक बार पहले दोबारा से कि ऐसा धारा जनित्र जिसके द्वारा उत्पन्न धारा समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना की बात करते हैं। देखो इसकी जो संरचना है, संरचना के 4 भाग है, जिसमें नंबर 1 आता है चुंबकीय क्षेत्र, नंबर 2 आता है आर्मेचर, 3 आता है इसमें सर्पी वलय और नंबर 4 आता है इसमें ब्रूस B1 व B2। देखो सर्पी वलय S1 व S2। देखो पहला तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा आर्मेचर, तीसरा सर्पी वलय और चौथा हो गया इसमें ब्रूस B1 व B2। अब देखो जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर शक्तिशाली अश्वनाल चुंबक का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके। देखो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए शक्तिशाली अश्वनाल चुंबक का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा शक्तिशाली या अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। सेकंड आता है यहाँ पे आर्मेचर, कच्चे लोहे की बनी हुई कुंडली जिस पर तांबे के तार लपेटे जाते हैं। कच्चे लोहे की बनी हुई कुंडली जिसके ऊपर तांबे के तार लपेटे जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? आर्मेचर कहते हैं। देखो यहाँ पर जो कुंडली है वो है ABCD कुंडली है, लोहे से बनी हुई है और इसके ऊपर तांबे का तार लपेटा हुआ है, इसे आर्मेचर कहते हैं। फिर आता है यहाँ पे सर्पी वलय। सर्पी वलय कुंडली के A व D भाग से
ए व डी भाग से जो सर्पी वलय होती है वो जुड़ी हुई होती है। ए से S1 और डी से S2 सर्पी वलय जुड़ी हुई होती है। देखो सर्पी वलय S1 व S2 कुंडली के S1 ए भाग से जुड़ी रहती है और S2 डी भाग से जुड़ी हुई होती है। फिर आता है यहाँ पे ब्रुश B1 और B2। फिर आता है इसमें ब्रुश B1 व B2। देखो ब्रुश या तो कार्बन या फिर लोहे की पतली परत से या पतली पत्ती जैसी संरचना से मिलकर के बने हुए होते हैं। इन ब्रुशों का एक सिरा S1 S2 जो सर्पी वलय है उनसे जुड़ा रहता है, जबकि जो दूसरा सिरा होता है, दूसरा सिरा बाह्य परिपथ में किसी स्रोत से जुड़ा रहता है, बाह्य परिपथ के अंदर संयोजित किया जाता है। ये थी इसकी संरचना में। देखो जो ब्रुश है B1 B2 यहाँ पर कार्बन या लोहे की पतली परत से निर्मित होते हैं। इनका एक सिरा सर्पी वलय S1 S2 से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा बाह्य परिपथ के अंदर संयोजित रहता है। संरचना में दोबारा देखना, संरचना के 4 भाग हैं: चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर, सर्पी वलय और ब्रुश। चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली अश्वनाल चुंबक का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। आर्मेचर कच्चे लोहे की बनी हुई संरचना है, जिसके ऊपर तांबे के तार लपेटे जाते हैं और जो कुंडली बन रही है वो ABCD द्वारा निरूपित की जाती है। सर्पी वलय S1 S2, सर्पी वलय S1 व S2 ये बाहर की ओर पाई जाती है और इनके अंदर जो S1 है वो B1 से और S2 B2 से जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा कुंडली का A सिरा S1 से और जो कुंडली का D सिरा होता है वो S2 से जुड़ा हुआ होता है। फिर आता है इसमें ब्रुश B1 B2। जो B1 ब्रुश है वो S1 से जुड़ा रहता है और B2 यहाँ पर S2 के द्वारा जुड़ा रहता है। ब्रुश कार्बन या लोहे की पतली परत से निर्मित होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्रुश का एक सिरा किससे जुड़ा होता है, यहाँ पे S1 S2 से, और दूसरा जो सिरा होता है वो बाह्य परिपथ के अंदर जुड़ा रहता है। तो ये थी यहाँ पे इनकी संरचना। अब देखना इसके डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम देखो, सेंटर के अंदर आपको क्या बनाना है, आर्मेचर। आर्मेचर A B C और D एक कुंडली है जिसके ऊपर तांबे के तार लपेटे हुए हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे शक्तिशाली जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको प्रदर्शित करना है। शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र ये इसका N सिरा और दूसरा S सिरा हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर अश्व चुंबक है, अश्वनाल चुंबक है। इसके अंदर ये आर्मेचर की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। इसके अलावा ये B1 ब्रुश और नीचे की ओर B2 ब्रुश। अब देखो B1 का, इसके अंदर जो B1 है वो सर्पी वलय S1 से जुड़ा है और B2 जो ब्रुश है वो किससे जुड़ा रहता है, यहाँ पे S2 सर्पी वलय से जुड़ा रहता है। देखो ये तो सर्पी वलय है S1 S2, ये हो गए ब्रुश B1 B2, ठीक है। अब इनका ब्रुशों का एक सिरा तो किससे जुड़ा हुआ है, सर्पी वलय से, और दूसरा सिरा यहाँ पर परिपथ के अंदर, बाह्य परिपथ के अंदर किसी भी लोड से जुड़ा हुआ है या किसी स्रोत से जुड़ा हुआ होता है। ये होती है इसकी संरचना। इसके बाद में यहाँ पर इसकी क्रियाविधि की बात करेंगे। देखो क्रियाविधि के लिए जब इसके अंदर क्या करते हैं, जो आर्मेचर होता है,
आर्मेचर इसको यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करके यहाँ पर घुमाया जाता है। तो उस दौरान जो ABCD कुंडली है, ABCD कुंडली, इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स के कारण यहाँ पर प्रेरित धारा बनती है। देखो सबसे पहले क्या करें, ये जो आर्मेचर है उसको यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करके घुमाया जाता है, जिसके कारण जो ABCD कुंडली है इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसके बाद में जब विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इसके अलावा इसमें देखना, जब यहाँ पे कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, तो यहां पर चुंबकीय फ्लक्स कुंडली के तल के लंबवत व समांतर उत्पन्न होता है। अब देखना यहाँ पे जब कुंडली को घुमा रहे हैं, आधा घूर्णन होगा तो B कहाँ पे आ जाएगा, C के स्थान पर, और A कहाँ पर आ जाएगा, D के स्थान पर। इसी प्रकार से B कहाँ पर आ जाता है, A के स्थान पर, और C कहाँ पे आ जाएगा, B के स्थान पर आ जाता है। देखो जब आधा घूर्णन कंप्लीट होता है तो B किसके स्थान पर आ रहा है, C के स्थान पर, और A D के स्थान पर। इसी प्रकार से D वाला A के स्थान पर और C वाला B के स्थान पर आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये स्थिति होती है तो इस दौरान क्या होगा कि जो S1 है ये किसके संपर्क में आएगा, यहाँ पे S1 है वो B2 के संपर्क में, और S2 है वो B1 के संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण जो धारा की दिशा ये क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाती है। देखो जब आधा घूर्णन हो रहा है तो जो कुंडली के AB जो भाग है वो CD के स्थान पर और CD AB के स्थान पर आ जाते हैं, जिससे क्या होगा, यहाँ पर S1 B2 के संपर्क में और B1 S2 के संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर धारा की जो दिशा है उसके अंदर परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये थी यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है उसकी क्रियाविधि। अब सेकंड आता है इसमें दिष्ट धारा जनित्र। दिष्ट धारा जनित्र, देखो दिष्ट धारा जनित्र किसे कहेंगे, ऐसा धारा जनित्र जिसके अंदर उत्पन्न विद्युत ऊर्जा की दिशा समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है, उसे दिष्ट धारा कहते हैं, और ऐसे यंत्र को दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। ऐसा जनित्र जिसके द्वारा उत्पन्न धारा का मान समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है उसे दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। और इसमें जो धारा है दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं, और इसके अंदर जो धारा है उसका मान जो धारा है उस धारा को क्या कहेंगे, दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा जो जनित्र है इसकी संरचना प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के समान होती है। देखो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के अंदर एक था चुंबकीय क्षेत्र, दूसरे नंबर पे था आर्मेचर, तीसरे नंबर पे था सर्पी वलय,
यहाँ पर आ जाएगी विभक्त वलय। विभक्त वलय जिन्हें C1 C2 के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नंबर 4 आ जाता है इसमें, यहाँ पे ब्रुस B1 व B2, ब्रुस B1 व B2। अब देखना डायग्राम की बात करोगे तो सेंटर के अंदर ये हो जाएगा आर्मेचर, ठीक है। इसके अलावा ये हो जाएगी इसकी चुंबकीय S और L, ये हो जाएगी कुंडली ABCD। आर्मेचर दिशा वही रहेगी इसके अंदर। यहां पर जो वलय है दो वलय है, कौन सी है? विभक्त वलय C1 व C2। ये हो गई C1 है और नीचे वाली कौन सी हो गई? C2 वलय। अब देखना यहां पर जो C1 वलय है इससे कौन सा ब्रुश जुड़ा हुआ है? B1 है। और जो C2 वलय है, सॉरी देखो विभक्त वलय ये हो गई C1 है और ये हो गई C2। C1 जो वलय है इससे ब्रुश B1 है और C2 जो वलय है इससे ब्रुश B2 जुड़ा हुआ है। और बाह्य स्रोत के अंदर ब्रुश का दूसरा जो सिरा होता है ये यहाँ पर परिपथ से जुड़ा रहता है, परिपथ से जुड़ा हुआ है। संरचना में देखना चुंबकीय क्षेत्र है, इसके लिए शक्तिशाली जो अश्वनाल चुंबक है उसका उपयोग करते हैं। आर्मेचर वही कच्चे लोहे से निर्मित है जिसके ऊपर तांबे के तार को लपेटा गया है। तीसरा है विभक्त वलय C1 C2 के नाम से जाना जाता है इन्हें। और जो विभक्त वलय है, विभक्त वलय के अंदर C1 वलय B1 से और जो C2 होती है ये B2 से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो B1 है और B2 ये दोनों ही किससे जुड़ी है? बाहर की ओर परिपथ के बाह्य स्रोत से जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार से जो दिष्ट धारा जनित्र है उसकी संरचना है। क्रियाविधि की बात करोगे तो यहाँ पर देखो जब आर्मेचर के अंदर घूर्णन होता है तो जो C1 है ये B2 के संपर्क में नहीं आएगा, जिसके कारण यहाँ पर जो धारा की दिशा है वो समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है। जबकि प्रत्यावर्ती के अंदर क्या हो रहा था कि जो सर्पी वलय S1 थी ये B2 के संपर्क में और S2 B1 के संपर्क में प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात आ रही थी, जिसके कारण धारा की दिशा समय के अनुसार परिवर्तित हो रही थी। जबकि इसके अंदर यहाँ पर जो C1 वलय है ये B2 के साथ और जो B1 है ये C2 के साथ संपर्क में नहीं आती है, जिसके कारण धारा की दिशा समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है। ये था दिष्ट धारा जनित्र। आज के लिए इतना।